दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं समसामयिक घटनाचक्र द्वारा प्रकाशित भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। दोस्तों यह वीडियो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ लोअर पीसीएस, जूनियर असिस्टेंट, यूजीसी नेट और अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों पहले भाग से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम इस भाग में देखेंगे सबसे पहले राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्न। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो ये दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन के लिए जो शक्ति है वो किसमें निहित है। तो दोस्तों नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो ये है संसद को। नए राज्यों के गठन और जो राज्य हैं उनके सीमाओं को परिवर्तित करने की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति किसे प्राप्त है। तो आप जानते हैं संसद है। संसद एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। तो प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ है। नए राज्यों के बारे में सही क्या है। तो दोस्तों सही ये है कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रस्ताव होगा। जो इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उसे इस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना चाहिए। तो ये संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में जो टेरिटरी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी, जो संघ शासित राज्य हैं, उनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, भारत संघ नहीं है, ये कथन है। कारण ये है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो दोस्तों इसमें ए गलत है और आर यानी जो कारण है वो सही है। अगला प्रश्न है, नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध क्या है। तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर और किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है। अब आइए देखते हैं संविधान के संबंध में सही कथन कौन कौन से हैं। तो पहला है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। और तीसरा सही कथन है, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो किसमें संशोधन करना आवश्यक होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना हो तो प्रथम अनुसूची में अनिवार्य रूप से संशोधन करना ही करना होगा। अगला प्रश्न है, भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं। तो भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है दोस्तों। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें कितने आरक्षित हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो 20 सीटें हैं।
अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य बनाए थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। भारत में जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में देखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये संघ शासित प्रदेश हैं। दमन और दीव और पुडुचेरी ये संघ शासित प्रदेश हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसकी राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम जो है वो नहीं बदला गया था अभी तक। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में हैदराबाद के स्थान पे अमरावती प्रस्तावित है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गया है अमरावती और हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी है। दोस्तों दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अगला प्रश्न है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। अब आइए देखते हैं सही कथन के बारे में। तो सही कथन है पहला कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दूसरा है कि दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है। और तीसरा सही कथन है दमन और दीव को भारत संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में कब शामिल किया गया था? पूर्ण राज्य के रूप में दोस्तों 36वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, जबकि इसके पहले सिक्किम को एक सह राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम क्या है? तो ये है नागालैंड, फिर हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब आइए देखते हैं भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार जो सही कालक्रम है वो ये है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तरांचल के रूप में उत्तराखंड राज्य की स्थापना सन 2000 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए राज्य और उनके गठन का वर्ष आपको बताना है दोस्तों। तो पहला है आंध्र प्रदेश, इसकी स्थापना 1953 में हुई। हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 और सिक्किम 1975। राज्य, अब देखिए स्थापना वर्ष, नागालैंड का स्थापना वर्ष 1 दिसंबर 1963 है। मेघालय का 21 जनवरी 1972 है। सिक्किम का स्थापना वर्ष 16 मई 1975 और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। अगला है राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम इस प्रकार से है। तो दोस्तों हरियाणा, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, महाराष्ट्र 1960 में और राजस्थान 1956 में। अगला प्रश्न सही कथन से संबंधित है। तो गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। तो ये तीनों कथन ही सही हैं। अब आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जो संघ और राज्य से संबंधित जो चैप्टर है, हमारा पार्ट है, उससे अगला प्रश्न, उल्फा उग्रवादी कहाँ से संबंधित हैं? तो उल्फा जो उग्रवादी हैं ये असम से संबंधित हैं। पीपुल्स वार ग्रुप या पीपुल्स वार ग्रुप PWG नामक आतंकवादी संगठन आंध्र प्रदेश में सक्रिय रहा है। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल हैं दोस्तों? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल के बीच का कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 29 दिसंबर 1953। 29 दिसंबर 1953 को भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन दोस्तों भाषाई आधार पर हुआ था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित हुआ था। अब आइए देखते हैं नागरिकता या सिटीजनशिप से संबंधित प्रमुख प्रश्न। तो पहला है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है?
तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। यहाँ पर राज्यों की अलग और केंद्र की अलग नागरिकता नहीं है, बल्कि यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों, जन्म के द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वह भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हैं वो कौन से हैं? तो एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक के विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। ऐसे जो भारतीय कार्ड धारक प्रवासी हैं ये प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हैं। अब आइए देखते हैं सही कथन। तो दोस्तों, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो महत्वपूर्ण है, नागालैंड अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान करता है उसे अब समाप्त कर दिया गया है, और अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक जो राज्य हैं उनमें नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा, ये जो राज्य हैं इनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो सिद्धांत कहाँ स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों, दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यहाँ पर राज्यों की अलग नागरिकता और केंद्र की अलग नागरिकता होती है और इसे ही दोहरी नागरिकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम कौन है? तो संसद जो है वो नागरिकता प्राप्ति के लिए शर्तों को निर्धारित करती है। अब आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट से संबंधित जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। तो सही कथन पहला क्वेश्चन है, सही कथन कौन कौन से हैं? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों को शामिल करने का प्रावधान था उसकी जो पृष्ठभूमि थी वो नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा वो भारतीय संविधान में लागू की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने या उनके प्रवर्तन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं? तो मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं और संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी व्यवस्था अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण अनुच्छेद 14 लगाता है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत समानता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा किसके अंतर्गत प्रदान की गई है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 15.5 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो ये कथन कारण दोनों सही हैं और कथन जो है उसका सही स्पष्टीकरण आर है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता कौन प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो ये मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो वो कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है। तो ये जो समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार है वो कई विशेषताओं या कई प्रावधानों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। पहला है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। दूसरा है ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। और तीसरा है ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो इन सभी प्रावधानों द्वारा समान वेतन का मौलिक अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों, धर्म के आधार पर जो असमानता का निषेध है ये समानता के अधिकार के अधीन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये समानता के अधिकार के जो अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार में क्या क्या सम्मिलित है? तो कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, ये सभी दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में समानता के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 24 जो है वो बालकों के शोषण पर प्रतिबंध लगाता है। अगला प्रश्न है, ICPR के अनुच्छेद किस द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है और इसमें ये उपबंध किया गया है कि बालकों का शोषण नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदान किया गया है। और न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध किसके संबंध में किया गया है। तो दोस्तों, जो जाति के आधार पर या अस्पृश्यता के आधार पर कोई अपराध किया जाता है उसके संबंध में अस्पृश्यता का आधार अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया जाना, इसको न्यायालय उपधारित कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपबंधों द्वारा या उपायों द्वारा किया जा सकता है। तो अस्पृश्यता के निवारण के लिए जो उपाय हैं वो है कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। तो भारत में जो अस्पृश्यता या छुआछूत का निवारण है उसको कानून के द्वारा, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है वो कौन सा अधिकार है? तो ये जो मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन मुकदमा था इसमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संशोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? ये अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो ये है कि घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं।
अगला प्रश्न है, नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है अवांछनीय आलोचना के कारण। अवांछनीय आलोचना के कारण नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर क्या प्राप्त होता है? अनुच्छेद 19(1) यानी स्वतंत्रता के अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार मिलता है। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान में धर्म प्रचार करने की अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये सभी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत जो हैं वो शामिल हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। अगला प्रश्न है, सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 25 का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 26 जो है दोस्तों वो धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। इसके अलावा मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिबंध आपने देखा अनुच्छेद 23 में है। अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निहित है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का संरक्षण किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने और का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके द्वारा जो व्यक्ति हैं या नागरिक हैं अपने मूल अधिकारों को प्रवर्तित करा सकते हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उसमें निहित प्रावधानों को मिलान करना है। तो पहला है अनुच्छेद 16(2) ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29(2) किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30(1) जो है वो सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार देता है। और अनुच्छेद 31(1) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 31 जो है वो जो संपत्ति है उसको एक वैधानिक अधिकार बनाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, न्यायपालिका या हमारा जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, उसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न सही कथन से संबंधित है। तो के.एम. मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे, सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। और बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुत की गई थी, ये तीनों कथन सही कथन हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक कौन है? ये है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक और भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था।
कारण है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी कर सकता है? तो ये है हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षण के लिए। सही सुमेलन करना है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये केशवानंद भारती केस में मामला आया। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध जो है वो संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। सही सुमेलन करना है अनुसूचियों का सूची 1 का सूची 2 से। तो दोस्तों उपाधियों का जो अंत है वो अनुच्छेद 18 के द्वारा। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में वर्णित है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में दिया गया है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों संसद को मौलिक अधिकारों में जो संशोधन का अधिकार वो केशवानंद भारतीवाद में दिया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना या आधारभूत संरचना का सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। और संपत्ति के मूल अधिकार का लोप कब किया गया? दोस्तों संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट था, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 44वें संशोधन द्वारा 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक, विधिक या कानूनी अधिकार है। वैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार आप कुछ भी कह सकते हैं, वो एक लीगल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं मूल अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान क्या प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों में है वो अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में नागरिकों को क्या नहीं दिया गया है? तो ये है सूचना का अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया है। सभी व्यक्तियों को क्या प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक क्या दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा भारत में रहने वाला कोई ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता किसे दी है? तो आवास के अधिकार और विदेश यात्रा के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो ये कई वादों में जब उसका निर्वचन होता है तो उसमें संविधान के द्वारा आवास और मौलिक अधिकार को, विदेश यात्रा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कारण है इसे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा और राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है और इन सभी कारणों से किसी को राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। विदेशी नागरिकों को क्या प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है? तो ये है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भारत में केवल नागरिकों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ये अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन
को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है वो है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को मिलाकर पढ़ने पर भारत की संविधान द्वारा जो न्यायपालिका है उसने या सर्वोच्च न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन को परिभाषित किया है। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति या गारंटी कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) के द्वारा सरकारी प्रतिष्ठानों या लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसे मान्यता देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? तो ये वर्तमान में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार एक नए मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। अब आइए देखते हैं कथन और कारण से संबंधित। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है और जो कथन है उसका सही स्पष्टीकरण कारण करता है। अगला प्रश्न है, वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। इसे राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन शामिल नहीं होता है? तो इसमें पारसी हिंदू शब्द में शामिल नहीं होते हैं, जबकि हिंदू में सिख भी शामिल हैं, लेकिन पारसियों का उसमें उपबंध नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दे दिया जाता है तो वह कुछ विशेष लाभों का हकदार हो जाता है जब वह किसी को आप अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है। तो कौन कौन से विशेष लाभ हैं? वह जो है संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है और यह संप्रदाय और समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ का हकदार भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 20 है। और विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। और बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई है? वो है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए कितना बंदी बनाया जा सकता है? तो 3 माह के लिए बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम संरक्षक माना जाता है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम संरक्षक बंदी प्रत्यक्षीकरण है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 1976। वर्ष 1976 में संसद द्वारा बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा। तो जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग जो है वो उसका निषेध किया गया है।
अगला प्रश्न है खाली स्थान भरना है। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार जैसे मनुष्य बिना परछाई का। तो खाली स्थान पे है दोस्तों अधिकार। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक तत्व या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स हैं उनसे संबंधित है। तो वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। एक सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है। और आपको जानना जरूरी है कि दोस्तों संविधान में आयरलैंड के संविधान से ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं। तो ये तत्व जो हैं देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या एनफोर्सिबल नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ किया गया है। तो कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की संकल्पना का समावेश भारत के जो संविधान है उसके नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। हमने बात की कि संविधान में जो शामिल नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता क्या है, तो ये वाद योग्य नहीं है, यानी यदि नीति निर्देशक तत्वों का किसी भी प्रक्रिया में उल्लंघन होता है तो उसके लिए व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत क्या हैं। तो ये हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो देश के शासन के लिए आधारभूत हैं क्योंकि किसी भी सरकार को इन तत्वों को ध्यान में रखना होता है अपनी नीतियां बनाते समय। अगला प्रश्न है समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। और भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था कहाँ की गई है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो एक निर्देशक सिद्धांत है। अब आपको सुमेलन करना है अनुच्छेद और उनमें संबंधित प्रावधानों से। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि और पशुपालन के गठन की बात करता है। और ये सभी दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है कथन कारण से। कथन है मनरेगा दर अर्ह परिवार के लिए कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। तो दोस्तों ये तो सही है, मनरेगा जो है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के तहत परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। लेकिन जो कारण में कह रहा है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है, ये गलत है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद और उससे संबंधित प्रावधानों का मिलान करना है। अनुच्छेद 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार और अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पे है। तो ये अनुच्छेद 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वही दोस्तों अनुच्छेद 51 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का जो प्रयास करेगा तो उसके अंतर्गत भारत की विदेश नीति से संबंधित उपबंध यही है। अगला प्रश्न है संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, तो वो है बच्चे, स्त्रियां और जनजातियां।
3 प्रकार के व्यक्तियों या 3 प्रकार के समुदायों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में दिए गए हैं: बच्चे, स्त्रियां और जनजातियां। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये मद्य निषेध, गौ संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न किस प्रकार हैं? यानी राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो मौलिक अधिकारों से किस प्रकार अलग हैं, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं। अगला प्रश्न है, गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्वों के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं वो हैं ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ये सभी भारतीय के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह जिसके बारे में संविधान शांत है वो है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भारतीय संविधान के कोई उपबंध नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान में बाद में जोड़ा गया तो वो मुफ्त कानूनी सलाह, फ्री कानूनी विधिक सलाह जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बाद में जोड़े गए। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो दोस्तों समान नागरिक संहिता या एक समान नागरिक संहिता ये नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? तो राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन, और दूसरा जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, फिर काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का विकास जो है ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। वो किसने कहा था? के.टी. शाह। के.टी. शाह ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। अब आइए देखते हैं मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज के संबंध में परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को रखा गया है। ये तीसरे स्थान पर, मूल कर्तव्य जो है वो तीसरे स्थान पर है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क या अनुच्छेद 51 ए में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। किस वर्ष में? तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको वर्ष 1976 में शामिल किया गया था। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, और ये जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं उनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में है, और ये देखिए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो सही कथन है उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ये सभी मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही कथन है। अगला है, भारत में मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों भारत में जो मौलिक कर्तव्य है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना।
अगला है एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में क्या क्या शामिल है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये सभी एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में शामिल हैं। इसके अलावा देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य क्या है। तो वन्य प्राणियों का संरक्षण भी भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल होता है। दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो ये अनुच्छेद 51 क में शामिल है। अगला प्रश्न है सही कथन कौन कौन से हैं। तो सही कथन के अंतर्गत मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी सही है। और अनुच्छेद 51A या 51 क प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में मूल रूप में दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं वो सब इस समय 11 हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 4 क में क्या क्या वर्णित है। तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना और हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये सभी मूल कर्तव्यों में वर्णित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है दोस्तों सुमेलन करना है। भाग 2 है जो भारतीय संविधान का भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, ये उपबंध किस भाग में किया गया है। तो मूल कर्तव्यों के भाग में इस उपबंध को दर्शाया गया है कि नागरिक का कर्तव्य होगा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, उनके बारे में आइए देखते हैं। कथन कारण से संबंधित है पहला प्रश्न। कथन है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण है राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों कथन सही है कि भारतीय में संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन आर गलत है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियां भी सीमित हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कथन देखते हैं। कथन है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, सही है। और कारण है एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। अगला प्रश्न राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। तो चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये सही नहीं है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने लोगों द्वारा। 50 निर्वाचकों द्वारा। अगला प्रश्न राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए
पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन यदि वह उच्च सदन या विधान परिषद का सदस्य हो तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में, जो राज्य का कोई मुख्यमंत्री हो, यदि वह विधान परिषद का सदस्य है तो उसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अर्हता नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निश्चित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 से गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य अभिनिश्चित जनसंख्या से है। तो दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति में जो जनसंख्या शब्द है उसका जो तात्पर्य है वो 1971 की जनगणना से लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक क्या है, योग्यताओं में क्या आवश्यक है। तो उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। अगला प्रश्न है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने से तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता उसे छोड़नी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित होने की योग्यताएं निर्धारित कौन करता है। तो अनुच्छेद 57 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित होने की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अगला प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से? अपने पद ग्रहण के दिन से। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के लिए अपने पद पर रहता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो वो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा, और राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप किसके द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, वो है राज्य की विधानसभाएं। चूँकि राज्य की विधानसभाएं जो हैं, विधानसभा के निर्वाचक जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग या इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, सेमी जुडिशियल प्रक्रिया है भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि में समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। तो रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर जो राष्ट्रपति का निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है कितने समय तक? 6 माह तक। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, कार्यपालिका अध्यक्ष, वो राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 53 के अंतर्गत वर्णित है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। कारण है, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। तो दोस्तों ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर सही स्पष्टीकरण ए का नहीं करता है। सही कथन देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, यह भी सही है। और यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो।
तो ये सभी कथन सही हैं। भारतीय गणराज्य का या भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार किसमें दिया गया है? 44वें संशोधन द्वारा। और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। महत्वपूर्ण है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारत में राष्ट्रपति से संबंधित कथन सही है। वह संसद का एक संगठक भाग है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है और वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश भी लागू कर सकता है। ये राष्ट्रपति के संबंध में सही कथन है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है वह है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी वीटो या जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है, वह कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर अपने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। दोस्तों, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित या संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तो अंत में जब तक उस पर राष्ट्रपति की संस्तुति नहीं मिल जाती है तब तक वह कानून नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां कौन हैं? विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना और संसद को संदेश देना, ये राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, तो ये विधेयकों पर स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दी थी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह तक। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है वित्त आयोग का अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। और इसके अलावा राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और एक राज्य के राज्यपाल। वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, संघ राज्य क्षेत्र जो है या यूनियन टेरिटरी है उसके मुख्यमंत्री या अधिकारी को, इसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भारत का राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 160 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार क्या नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को नहीं देता है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत प्राप्त है। और भारत के राष्ट्रपति के बारे या राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है, ये है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ये राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है। राष्ट्रपति उसे स्वीकार भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है? तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो एक न्यायिक शक्ति है। और भारत में राष्ट्रपति को जो प्राप्त अधिकार हैं वो औपचारिक हैं,
विधिक हैं और संवैधानिक और नाम मात्र हैं। दोस्तों, औपचारिक और विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र जो अधिकार हैं वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाएं संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। ये भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह इन रिपोर्टों को संसद के पटल पर रखवाएं। अगला प्रश्न है, वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है वह है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। ये संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो दोस्तों, संसद के लिए जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन ए है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है और कारण है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, ये सही है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटिश राजा आनुवांशिक होता है, वंशानुगत होता है। लेकिन कारण जो है वो भारत का राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये सही नहीं है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, कथन कारण से संबंधित, राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये सही है। कारण है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं तथा जो कारण है कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न कथन कारण से, कथन है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। कारण है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। जो प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां हैं विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रधान राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के निवासी थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री वी गिरी थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी का जो निर्वाचन हुआ था दोस्तों वो निर्विरोध हुआ था। अब आइए देखते हैं राष्ट्रपति और उनकी अवधि का सुमेलन। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77, एन संजीव रेड्डी 1977 से 1982, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 और वी गिरी 1969 से 1974 तक। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कौन आसीन नहीं थे? नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन को। भारत के राष्ट्रपतियों से ट्रेड यूनियन आंदोलन से कौन संबंधित रहा? ये वी गिरी रहे। भारत के राष्ट्रपति में कौन मिसाइल मैन कहे जाते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? वो M हिदायतुल्ला थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कथन कौन सा सत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, सही है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कारण है, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो दोस्तों, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है, राष्ट्रपति का पद नहीं। अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो उनका 12वां क्रम था। और एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और बाद में अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद भी कोई विधेयक कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं दे देता है। राष्ट्रपति चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न है उसमें अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? तो ये राष्ट्रपति को है। और अगला प्रश्न देखिए, एक कथन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह कथन किस पर लागू होता है? तो ये राष्ट्रपति पर लागू होता है। राष्ट्रपति एक औपचारिक शासक होता है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है।
अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल कौन रह चुका है? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें कौन सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। आपको याद होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के सदस्य नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से। कथन है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा सदस्य होने के लिए अर्हत हो, और कारण है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और RA का सही और मान्य स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन कौन है? तो किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा सीधे चुनाव से। तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत का उपराष्ट्रपति, इसकी विशेषताएं देखिए दोस्तों। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, सही है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य और दायित्व नहीं होते हैं। और तीसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। और चौथा, राष्ट्रपति को पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्य परिषद या राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी जो प्रस्ताव है वो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य भी नहीं होता है। तो दोस्तों, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है ये एक ऐसा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन और VV गिरी, ये दोनों लोग उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अंसारी या मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन है? तो दोस्तों, हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं की दृष्टि से, उससे संबंधित वीडियो। ये इसका दूसरा भाग है। इसका अगला भाग हम आगे करेंगे और बहुत जल्द ही भारतीय राज्य व्यवस्था के जो ये हम श्रृंखला चला रहे हैं उसको समाप्त करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।